you are very extraordinary because you scored rank 1 out of 18-20 lakh students. कौन सी सजेशंस उन स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जिससे कि इजीली एक बच्चा 600 ले पाए? जब एग्जाम हो गए थे 3 घंटे 20 मिनट, तो दिमाग पे कुछ चल रहा था, कितने स्कोर एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट करा था सर रैंक 1 तक स्कूल पहुंच जाएगी। तुम्हारा लोएस्ट स्कोर क्या था, मतलब लास्ट के 1-2 महीने का कोई ऐसा पेपर था जब थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हुआ, किसी में मार्क्स कम आए? बायोलॉजी के अंदर मतलब किसी को स्कोर करना है नीट के अंदर 350 355 स्कोर करना है, तो उसको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत? पीवाईक्यू सिर्फ नीट के या फिर जेई मेंस के भी तुमने पीवाईक्यूज करे थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेस क्या थे तुम्हारे? एग्जाम क्रैक करा है रैंक 1 के साथ, उसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी में, तो तुम्हारे सोर्सेज बायोलॉजी के अंदर क्या थे? हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आप में से जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप इनको तो जानते ही होंगे। तो टुडे विथ मी तनिष्का। तनिष्का, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर। तो तनिष्का, आज मैं बात करूंगा तुमसे आपकी नीट की जर्नी के बारे में। मैं बात करूंगा नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपने जो चीजें करी थी, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है नीट का एग्जाम काफी पास है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने का समय बचा है। आपका मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम है, तो आपके द्वारा बताई हुई चीजें यस सर। स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो वो चीजें आज के वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यस तनिष्का सर। सबसे पहले तो आप बता दीजिए, क्योंकि देखो रैंक 1 होती है किसी भी एग्जाम में, तो अमूमन ये ट्रेंड होता है कि जैसे आईआईटी नीट की प्रिपरेशन आप करते हो तो आप 7th 8th 9th से स्टार्ट कर देते हो। आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी नीट के लिए? सर ऐसे प्रॉपर नीट ओरिएंटेड तो 11th से स्टार्ट की थी, बट ऐसे बेसिक मतलब 11th 12th का सब कुछ पढ़ना वो सब 9th 10th से शुरू कर दिया था। 9th 10th से आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, फिर स्कूल के साथ ही आप ये सब पढ़ रहे थे? सर स्कूल में कोचिंग वाला मटेरियल मतलब स्कूल में 9th 10th में 11th 12th का काफी क्वेश्चन करवा दिया था उन लोगों ने। Okay. तो आपने बेसिकली कोटा जाके प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट करी, ठीक है? यस सर। तो जैसे तनिष्का, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो एक तो फ्रेशर्स है और ड्रॉपर्स है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत एक गैप आ जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन जो सिर्फ चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट यस चाहते सर। हैं कि उनकी भी तुम्हारे जैसी एक अच्छी रैंक आए। ठीक है, वो रैंक नहीं, रैंक 1 मतलब टॉप 100 में आए, 500 में आए। तो आज बेसिकली अपन इस गैप को कम करेंगे। तुम एक बेसिक रिक्वायरमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या जरूरी है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए? सर नीट सिंपल ही होता है, मतलब जे की तरह टफ नहीं होता। पहले एम्स होता था उसमें टफ क्वेश्चंस आते थे, बट नीट में जो बच्चा टीचर जो बताता है वो रेगुलरली पढ़ता है, और एनसीईआरटीज अच्छे से जिसने रिवाइज करी है और टीचर की सारी बात मतलब जो फॉलो करता है उसका आराम से सीट निकल जाएगी। तो जैसे तुमने बोला कि एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी है, तो बेसिकली मैं तुम्हारे ही सोर्सेज पे आ जाता हूँ। मतलब बेसिकली ये लगता है यार कि जिसने नीट का एग्जाम क्रैक करा है रैंक 1 के साथ, उसने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी में। तो तुम्हारे सोर्सेज बायोलॉजी के अंदर क्या थे? सर मतलब मैंने पढ़ा कुछ और भी था, बट इम्पोर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी को समझने के लिए तुम्हें मॉड्यूल या फिर नोट्स की जरूरत होती है। मैंने वो पढ़े थे और एनसीईआरटी पढ़ी थी मेनली। ठीक है, तुमने मॉड्यूल पढ़े थे और एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मॉड्यूल वो लास्ट टाइम पे सारे रिवाइज कर पाए थे आप, मतलब एग्जाम से पहले एग्जाम था? सर मतलब साथ साथ पढ़े थे तो मोस्टली पोर्शन याद था उसका, बट जैसे एग्जाम पास आ रहा था तो लास्ट में सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपने वो मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए होंगे, फिर आपको ज्यादा सोर्सेज यूज करने हाँ पड़ेंगे सर। इस तरीके से। यस सर। तो और केमिस्ट्री में आपके सोर्सेज क्या थे, मतलब केमिस्ट्री में आपने क्या किया था? सर इनऑर्गेनिक तो मोस्टली एनसीईआरटी से करी थी, ऑर्गेनिक में क्लास नोट्स और एनसीईआरटी दोनों, मतलब इनऑर्गेनिक में भी क्लास नोट्स करे थे। और फिजिकल में मतलब मैंने मॉड्यूल वगैरह उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, तो एंड में आके मेरा फिजिकल बहुत स्ट्रांग था, तो वो मैंने एंड में आके छोड़ दिया था। ठीक है, तो तनिष्का तुमने जैसे बताया कि तुम्हारे सोर्सेज वही बेसिक सोर्सेज थे, जैसे कि और स्टूडेंट्स के होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती थी, मतलब लास्ट के जो दिन थे, जैसे अभी 2-2.5 महीने का समय बचेगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेज क्या थे तुम्हारे? सर जैसे पुराने एलन के पेपर थे या फिर प्री पीवाई क्यू यही सब करती थी।
पीवाईक्यू सिर्फ नीट के या फिर जेई मेंस के भी तुमने पीवाईक्यूज करे थे? सब मेंस के भी करे थे सारे, बट वो नीट के एडवांस, लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एडवांस एडवांस तो के भी नहीं। एडवांस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में करे थे, वो सिर्फ मतलब कोर्स चल रहा था तब करे थे, तब फ्री टाइम बच जाता था तब, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है नीट के लिए। थे। और फिजिक्स में बेसिक सोर्सेस क्या थे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो? और सर फिजिक्स में मॉड्यूल लगाए थे, मतलब मैंने फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, और फिर इसलिए एंड में आके उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने काफी कम कर दी थी, क्योंकि मेरा पोर्शन बहुत स्ट्रांग था। मतलब उसमें मैंने मेंस एडवांस के भी क्वेश्चंस लगाए थे, और ऐसे एचसी वर्मा भी सब कुछ किया था मैंने। बट मतलब नीट के लिए सिर्फ मॉड्यूल और एनसीईआरटी के जो मेन वाले मिसलेनियस, मतलब जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है उसको छोड़ के जो क्वेश्चन होते हैं वह इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और एक और क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है, तुम्हारा जैसे स्कोर 715 था या 716 था? 15 था सर। एक कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया था? एक क्वेश्चन कौन सा ऐसा था जो गलत? सर वो बायो में क्वेश्चन था ना, वो जिसमें 5 ऑप्शन थे, उसमें बताना था कौन अच्छा। कौन से सही है, उसमें सारे सही लग रहे थे। हाँ, एक क्वेश्चन एनटीए ने थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसका आंसर उन्होंने हाँ सर सिंगल वही ऑप्शन वाला। दिया था। ठीक है। यस सर। तो एक बेसिक रूटीन बताओ यार, तुम स्टूडेंट्स को अपना रूटीन शेयर करो करो। आई नो सबका अपना इंडिविजुअल होता है, फॉलो करना भी नहीं चाहिए, चाहे कितना ही रैंक 1 हो या फिर रैंक 50 हो, कुछ भी रैंक हो। पर एक बेसिक आइडिया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो दिन की स्टार्ट करते टाइम मतलब कैसे वो तुम अपनी स्टार्ट करती थी दिन को, पूरा दिन का एक रूटीन ओवरव्यू। सर सुबह मेरी 7 बजे क्लास होती थी, तो फिर मैं 6 बजे के आसपास उठ जाती थी, फिर 7 से क्लास होती थी, फिर मैं लंच कर लेती थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद फिर घर पे ऐसे मतलब बीच में रिफ्रेश होने के लिए जैसे घर पे बात कर ली या फिर दोस्तों को कॉल कर लिया, कुछ ऐसा कर लेती थी। उसके बाद डिनर करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाती थी, फिर मैं 11-12 के आसपास सो जाती थी। जैसे ये तो तुमने वो बताया जब कोचिंग में क्लासेस चलती थी, मैं उस रूटीन की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही थी, मतलब जैसे आखिरी के कुछ टाइम है, अब सिलेबस कंप्लीट है, जब तुमको सिर्फ पढ़ना है, यस उस सर। रूटीन की पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं सुबह मतलब उस टाइम ऐसा स्पेसिफिक नहीं था रूटीन, मतलब मैं सुबह लिस्ट बना लेती थी, इतने चैप्टर्स मुझे फिजिक्स में करने, इतने केमिस्ट्री में, इतने बायो में, मैं वो कंप्लीट करके ही सोती थी उस टाइम पे। और तुम्हारा जो टारगेट एक दिन में सिर्फ एक दिन का ही टारगेट बनाती थी या फिर पूरा वीक का टारगेट फिक्स होता था, इस वीक में क्या नहीं सर, करना है? मतलब लास्ट में ऐसा था कि पूरा सिलेबस कवर करना होता था, मतलब ऐसा। तो मतलब ऐसे जितने दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उतने दिन का रूटीन बना लेती थी, कि आज मतलब मंडे को ये सब पूरा करना है, ट्यूसडे को ये सब पूरा करना है, ऐसे करके। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से जैसे कोई एक चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर है, जैसे मैं मान के चलूँ रोटेशनल मोशन का चैप्टर है आपका, तो रोटेशनल मोशन तुम्हारी नजर में, तुमने अगर वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसकी डेफिनेशन क्या होती थी? कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन सी थ्योरी, व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीटेड है? तो सर मतलब एंड में आके तो ऐसा हो गया था, फिजिक्स में कुछ रैंडम क्वेश्चन लगाओ वो लग रहे हैं तो ठीक है, वो चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, तो उसका एंड में मुझे काफी बेनिफिट हुआ था। और फिर मतलब लास्ट में तो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट पेपर से करती थी फिजिक्स में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट के जैसे 15-20 दिन बचे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम ज्यादा है, 15-20 दिन बचते हैं, तो जैसे अपन कोचिंग के पेपर तो देते हैं वो तो ठीक है, पर जो नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी नहीं होते हैं, तो उससे स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स में, ठीक है? तो तुम नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती थी या फिर पुराने पीवाईक्यूज ही करती थी आखिरी के 10-15 दिन में? सर मतलब एंड टाइम में नई चीजें पढ़ना तो मेरे हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही कम होता है। तो एंड में वही रिवाइज करना चाहिए जो तुमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है। तो मतलब बायोलॉजी के अंदर मतलब किसी को स्कोर करना है नीट के अंदर 350 355 स्कोर करना है, तो उसको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं सर, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना इन द सेंस कि तुम्हें उसकी हर लाइन समझ आनी चाहिए, तो फिर क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब रिवाइज अच्छे से कर लो तो एंड तक एनसीईआरटी हो जाती है आते आते। शॉर्ट नोट्स बनाए थे तुमने अपने? नहीं सर, मैंने पूरा पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स में बनाया था। मतलब जब भी रिवाइज करती थी तुम तो पूरा ही रिवाइज करती थी, कोई भी चैप्टर करना होता था तो?
हाँ सर, मतलब एंड में ऐसा हो गया था कि मैं ऊपर ऊपर से देख लेती थी, मतलब जब एक हफ्ते के आसपास बचा था तो फिर मुझे समझ आ जाता था, मतलब एक बार देख के पता चल जाता था, चीजें वापस रिकॉल हो जाती थी। अब लास्ट टाइम में आजकल जैसे आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बच्चा तो मतलब स्टूडेंट 1 घंटे पढ़ता है फिर 1 घंटे फोन चलाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे साथ भी था कभी मतलब फोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं टाइम सर, टाइम? नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। मतलब शुरू में तुम उस चीज को एंटरटेनमेंट लेते हो तब तक ठीक होती है, बट फिर बाद में अगर एडिक्टेड हो जाते हो तो वो चीज परेशान करने लगती है फिर। तो फोन का यूसेज बिल्कुल नहीं था, यूट्यूब वगैरह कोई यूज तो कुछ भी नहीं? नहीं सर, मतलब कभी कभी मैं अकेली रहती थी, मैं बोर हो जाती थी तो मैं देख लेती थी, बट वो चीज लिमिट पे थी। मतलब कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं ज्यादा बोर होगी तो फिर मैं घर पे बात कर ली, मैंने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फिर मैं बंद कर देती थी मतलब। लास्ट के इन दिनों में जब एग्जाम इतना पास है तो तुम्हारे हिसाब से थ्योरी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना इंपॉर्टेंट होता है? सर जैसे बायो में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बायो या इनऑर्गेनिक, वहाँ पे और ऑर्गेनिक में तो दोनों ही चीज है। वहाँ पे थ्योरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिक्स फिजिकल है, और ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट में उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन और एलन के एलन से तुमने प्रिपरेशन करी है बेसिकली, है ना? तो एलन में यस सर। लास्ट के टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी तुमको टेस्ट वगैरह की, कितने दिनों में तुम टेस्ट दिया करती थी? सिर्फ वहाँ तो मतलब ऑल्टरनेट डे पर टेस्ट होता था, बट मैंने ज्यादा पेपर ले लिए थे तो मैं दिन के रोज के 2 पेपर करे थे मैंने एंड में। और मतलब ये भी होता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटीज होती है स्टूडेंट में कि टॉपर का स्कोर क्या चलता था, मतलब तुम्हारा लोएस्ट स्कोर क्या था, मतलब लास्ट के 1-2 महीने का कोई ऐसा पेपर था जब थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हुआ, किसी में मार्क्स कम आए तो? सर 685 के आसपास आए थे एक में। मतलब 685 वॉज द लोएस्ट? हाँ, एंड टाइम पे तो यही था, मतलब 700 प्लस ही चलता था मोस्टली, या 690 प्लस। 690 700 और एवरेज ऑन 700 एवरेज चलता था? हाँ ठीक है। तो मतलब लास्ट में मतलब अगर अपन बात करें इस चीज को समराइज करें अपन, तो अभी अकॉर्डिंग टू यू मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली यू आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज यू स्कोर्ड रैंक 1 आउट ऑफ 18-20 लाख स्टूडेंट्स। पर एक वो होता है जैसे कि जिससे तुम कौन सी सजेशन उन स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जिससे कि इजीली एक बच्चा 600 ले पाए? देखो 715 या फिर रैंक 1 एक बहुत बड़ा गोल है, वो सब शायद अचीव भी ना कर पाए अगर प्रैक्टिकली अपन बात करें तो। पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपको 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता है, वो बहुत अचीवेबल है किसी के लिए भी। तो उस 600 मार्क्स स्टूडेंट अचीव कर पाए नीट के पेपर में, उसके लिए तुम एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता सकती हो स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या करें इस टाइम पे? सर, जैसे फिजिक्स है वो तो आसान ही आनी है, मतलब नीट में तो काफी इजी आती है। तो उसमें अगर तुमने नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, मतलब अच्छे से सिंसियरली पढ़ा, तो हो जाएगा। बायो में जितनी बार, बायो और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे वो चीज अपने आप रिफाइन होती जाएगी। बाकी ऑर्गेनिक में भी जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन भी है वही इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल भी फिजिक्स की तरह काफी आसान आ गई नीट में, तो वो भी आराम से हो जाएगी। और बाकी जैसे मतलब मार्क्स का प्रेशर नहीं लेके चलना कि इतने ही मार्क्स लाने हैं। आराम से जितना हमसे हो रहा है हम 100% दे, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और बाकी मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको एंड टाइम में जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम के कुछ दिन पहले कभी प्रेशर फील हुआ, जैसे 7 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, वो प्रेशर कभी फील हुआ था? सर मतलब प्रेशर फील नहीं होता था, बट कभी कभार मार्क्स कम आते थे तो टेंशन हो जाती थी। एग्जाम से एक दिन पहले तो बहुत हार्ट बीट बजती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब नीट 2018 का एग्जाम दे रहा था तो एक दिन पहले मतलब वो एनजाइटी होती है जिससे कि शायद नींद भी प्रॉपर ना आए स्टूडेंट्स को। तो वो तुम्हारे साथ हुआ था, नींद प्रॉपर आ गई थी एग्जाम से एक रात पहले? हाँ सर, मैं सो गई थी, मैं 11:30 सो गई थी। आई नो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सिलेक्शन का तो कोई वो ही नहीं था, वो तो श्योर था ही, होना ही था। रैंक का प्रेशर भी कभी आया कि मेरे को अच्छी रैंक लानी है नीट के अंदर? तो वो वाला प्रेशर कभी फील हुआ नीट के एग्जाम से पहले कुछ दिन हाँ पहले? सर, मतलब अगर स्कोर अच्छा जाता जाता है तो फिर खुद की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है नेचुरली। तो कभी कभी ऐसा होता था, मतलब मार्क्स कम आ जाते थे तो मैं परेशान हो जाती थी।
एग्जाम में जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी? सबसे पहले कौन सा पेपर? सर मैंने मतलब मैंने बायो करी थी पहले, बट इस बार बायो काफी लेंथी थी, तो काफी लोगों के साथ दिक्कत हुई जिन्होंने बायो पहले करी थी। मेरे साथ नहीं हुई क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो पहली बार में छोड़ दिए थे। फिर मैंने केमिस्ट्री करी थी, एंड में फिजिक्स करी थी। बायो में कितना समय लगा था लगभग, उसको पूरा अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा था? उससे काफी टाइम, मतलब ऐसे काउंट तो नहीं किया बट रिलेटिवली ज्यादा टाइम लग गया था जितना कोचिंग में लगता था उससे। और पहले, मतलब पहले अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए थे? जैसे 90 क्वेश्चन करने थे 100 में से, तो कितने हो सर गए थे? 70 के आसपास, मतलब 70 के आसपास हो गए थे। तो जिसमें थोड़ा बहुत भी डाउट था वो छोड़ दिए थे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन, मतलब मतलब जो बड़े क्वेश्चन थे थोड़े। मैं भी यही मतलब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि देखो, अब आपके सामने तनिष्क है तो उसने भी फर्स्ट राउंड में सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो इसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। पहले राउंड मतलब होता ही है जिसमें समय कम लगे और अपने को इजीली आ रहा हो। कुछ क्वेश्चन हाँ। ऐसा भी होता है कि आपको अंदर से पता है कि मैं कर लूंगा, पर वो शायद टाइम इतना ले जाए कि आपको फिर यस बाद में सर। प्रेशर आ जाए टाइम मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट राउंड हाँ में सर। सिर्फ आपने बायो में 70 क्वेश्चंस करे। फिर आप केमिस्ट्री यस पे सर। गए, केमिस्ट्री पे गए फिर तो केमिस्ट्री में लगभग हो गए थे, 5-6 बजे थे कुछ, 5-6 बचे मतलब थे। जो थोड़े स्टेटमेंट वाले थे। और फिर फिजिक्स में कितने क्वेश्चन फिजिक्स करे? में एक दो ही बचे थे बस फिजिक्स में, तो क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले ही थे। ये पूरा पेपर अपन ने आपने अटेम्प्ट कर दिया था, तो कितने टाइम में हो गया था? फर्स्ट राउंड के बाद में कितना टाइम बच रहा था, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने मतलब के बाद? सर ऐसा नहीं था, मतलब मैंने बट चेक भी किया था, तो मतलब पूरा पेपर, मतलब एकदम ओएमआर लास्ट तक भरने में मैंने पूरा टाइम लिया था, 3 घंटे 20 मिनट। पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज करके करा। एक यार यस तनीषा, सर। मैं इससे पूछना चाहूंगा, जैसे सेक्शन भी आजकल आता है जिसमें स्टूडेंट्स के पास 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है? तो यस उसमें सर। कई सारे स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो तुम कैसे डिसाइड करती थी कि मेरे को ये, क्योंकि तुमको तो सारे क्वेश्चन आ रहे होते होते ऑलमोस्ट, तो कैसे डिसाइड करती थी ये क्वेश्चन करना है ये नहीं? सर जो क्वेश्चन, मतलब शुरू से देखते जाती थी, जो क्वेश्चन आते जाते थे वो करती जाती थी, और जब मैं थोड़ा बहुत भी डाउट होता था वो मैं स्किप कर देती थी। क्लिक कर देती थी। जब एग्जाम हो गए थे 3 घंटे 20 मिनट, तो दिमाग पे कुछ चल रहा था? कितने स्कोर एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट करा था सर रैंक 1 तक स्कूल पहुंच जाएगी? नहीं सर, मतलब इस बार पेपर काफी डिफरेंट आया था क्योंकि एआर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उसमें एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है वो आंसर क्या देगा, मतलब वो बिल्कुल सही गलत वाले उसमें बाउंड्री नहीं है। मतलब पहले क्वेश्चन आते थे वो 1 वर्ड वाले, उसमें पता होता था सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एआर वाले में मतलब डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या आंसर देगा। तो मतलब था काफी क्वेश्चन में डाउट, मतलब इतना अच्छा स्कोर तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 715 में एक्सपेक्ट नहीं करा था। और हाँ फिर शाम को आंसर की आई थी तब हो गया था क्लियर कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। शाम को आंसर की देखी होगी तो 720 आ रहे होंगे उससे तो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बोनस कर रखा था कोचिंग हाँ से। सर। हाँ सर। तो मतलब ये कैसी फीलिंग होती है यार? मतलब ये फीलिंग्स तो मतलब बहुत ही कम लोगों ने आज तक ली है इंडिया में। 720 आउट ऑफ 720, स्कोर एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो एनटी की गलती थी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा ये क्वेश्चन का गलत कर दिया एनटी ने। तो वो फीलिंग कैसी थी तनिष्का, 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में जब वो रिजल्ट आ, मिलता है तो फील कैसा था? नहीं सर, मतलब बिल्कुल ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा था कि मतलब मैं तो टेंशन में थी कि एआर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो फिर अचानक से 720 आए तो मम्मी पापा भी काफी खुश थे, मैं भी काफी खुश थी। ओके, तो तुम अभी अपने ड्रीम कॉलेज, तुमको एम्स दिल्ली मिल गया है, तो मैं एक चीज और पूछना यस सर। चाहूंगा बेसिकली यार, हाँ कि सर। तुमने जैसे स्ट्रेटेजीज वीडियो आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग बहुत फॉलो करते हैं। कोई ऐसे बता देता है ये पढ़ो, कोई बता देता है वो पढ़ो। तो वो चीजें तुमने कभी पर्सनल लेवल पे लोगों की वीडियोस देख के, लोगों की स्ट्रेटेजीज देख के वो चीज इंप्लीमेंट करी खुद पे? सर मतलब मैंने ये सब सोर्सेज तो नहीं यूज किए थे, मैं तो जो टीचर क्लास में बताते थे वही फॉलो करती थी मोस्टली। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल सोशल मीडिया से, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर, अभी कुछ टाइम मिले तो उस टाइम में यूट्यूब चलाना, मतलब अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए यूट्यूब चलाना, और नॉर्मल रूटीनली पढ़ाई करना। और एक सवाल यस और सर। होता है कि यार, कि एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहा था? जैसे तुम्हारा सर एग्जाम था उससे 1 महीने पहले का मैं पूछना चाहूंगा कि उन दिनों में तुम
ऑन एन एवरेज तुम बता सकते हो कि इतने आवर्स में पढ़ती थी? मतलब 12-13 घंटे पढ़ती थी। 12-13 घंटे तुम पढ़ती थी। तो 12-13 घंटे में से एक ये कि तुम्हारा डिवाइडेशन ऐसे होता था कि एक दिन में मैं पूरी फिजिक्स पढ़ूंगी, केमिस्ट्री, या फिर तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर नहीं क्लियर सर, कर? मतलब एंड में जाके तो मतलब चैप्टर्स डिवाइड कर लिए थे, फिर जितना टाइम लगना होता था वो लग जाता था, मतलब कि दिन में फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी, अगर तुम काउंट तो एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे अपन, फिर भी बायो कितनी? की बायो की 15-20 बार पढ़ी थी। 15-20 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। और यस एक सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट की पिछले कितने सालों के क्वेश्चन करे थे पीवाईक्यूज की, अगर मैं बात? सर मॉड्यूल में 2008-9 तक के करे थे। मतलब ज्यादा पीछे के वो रिलेवेंट भी नहीं होते, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, आते हैं। बायो में तो बहुत मतलब इरेलीवेंट हो जाते हैं ज्यादा पुराने क्वेश्चंस, मतलब जो क्योंकि जो सिलेबस काफी चेंज हो गया। जो बुक है वो 33 ईयर्स के जिसमें एमसीक्यू आते हैं, उसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि आपका और नहीं सर, ज्यादा पुराने क्वेश्चन का नहीं है रेलेवेंस, मतलब जो तुम्हारे लेटेस्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन और एग्जैक्टली बहुत रिलेवेंट होते हैं। तो जैसे ऑन फाइनल नोट, तुम इस साल के स्टूडेंट्स को, जो तुम्हारे जूनियर्स आने वाले हैं अभी इस साल एग्जाम देके, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी अपने एंड से? सर अभी तो मतलब ऐसा ही है कि लास्ट टाइम आ गया, तो जितना तुमने पुराना पढ़ रखा है उस चीज को रिपीटेडली रिवाइज करते रहो, और मतलब ज्यादा नई चीजों पर मत भागो, क्योंकि एंड में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और पेशेंस के साथ जितना डेडिकेटेड होके तुम कर सकते हो, अपना एफर्ट्स डाल सकते हो, उतने एफर्ट डालो, रिजल्ट पक्का अच्छा ही आएगा। और जो तुम्हारे पेरेंट्स टीचर्स तुम्हें बता रहे हैं उन चीजों को प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है तनिष्का, आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे सारी चीजें मैंने कवर कर ली है, एक एक वो चीज जो हर किसी के मन में होता है। और आई थिंक बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं वो इतना क्लियरली बताते भी नहीं है, या फिर उनसे जो पूछ रहा होता है वो इतना क्लियरली पूछ भी नहीं पाता कि आपने इतनी बारीकी से चीजें कैसे कैसे करी। तो आई थिंक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और फाइनली तनिष्का, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर गाइडिंग थैंक यू ऑल सर। द स्टूडेंट्स। ओके तनिष्का, बाय। थैंक यू। थैंक यू।